पाकिस्तान की इकॉनमी आखिर क्यों ग्रो नहीं कर रही? बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तानी मार्केट को क्यों छोड़ रही हैं? पाकिस्तान में नई इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रही? IMF इस हवाले से क्या कह रहा है और ग्लोबल इदारे पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से कैसी होशरुबा रिपोर्ट्स जारी कर रहे हैं जिनसे पाकिस्तानियों की आंखें खुल जानी चाहिए। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान की इकॉनमी के मखदूश हालात, इसकी क्या कोर रीजंस हैं और वो कौन सी रीजंस हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी नहीं ग्रो कर पा रही। आइए जानते हैं। सबसे पहला जो फैक्टर है जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी ग्रो नहीं कर पा रही वो है पाकिस्तानी अवाम। जी हाँ, पाकिस्तान की हुकूमत या रियासत ये समझ नहीं पा रही कि एक आम बंदा रियासत का बुनियादी सतून होता है और जब तक उसके हालात अच्छे नहीं होते ओवरऑल रियासत और इकॉनमी के हालात भी दुरुस्त नहीं हो सकते जिस रियासत का वो शहरी बाशिंदा होता है। इस वक्त पाकिस्तान में टैक्स रेट की बात करें और ओवरऑल टैक्सेस की तो उसने आम बंदे की कमर तोड़कर रख दी है। स्पेशली पाकिस्तान की जो वर्किंग क्लास है जो ऑलरेडी टैक्स दे रही है। इस वक्त पाकिस्तान की टैक्स रेशो की बात करें तो ख़तरनाक लेवल्स तक पहुंच चुकी है और यूरोप और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में जो टैक्स की रेशो है उसको टच कर रही है 30 से 35% तक। लेकिन हम सबको पता है कि उसके बदले क्या हमें उस तरह की सहूलियात मिल रही हैं? क्या हेल्थ और एजुकेशन का वो स्टैंडर्ड है? क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट है? अगर हम कराची जैसे शहर की बात करें तो वहाँ तो कुछ भी नहीं है। वहाँ तो बेसिक साफ पानी पीने के लिए आपको ख़रीदना पड़ता है टैंकर माफिया से, और सबसे बड़े शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हाल आपके सामने है। ऐसी सूरत में अवाम कितने टैक्सेस देती है ज़रा उस पर नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले तो हम पेट्रोलियम लेवी की बात करते हैं जो कि 90 रुपये तक पहुंच चुकी है। इस वक्त ग्लोबल ऑयल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस स्टेबल हैं, $60 फी बैरल के करीब हैं, लेकिन हुकूमत आपको 270 के करीब फी लीटर पेट्रोल बेच रही है। इसके तहत वो अपनी जेबों में तकरीबन 94 रुपये रख रहे हैं डायरेक्ट 1 लीटर के पीछे, और दूसरे टैक्सेस अलहदा हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी बिल्स की बात करें तो वो भी इस पूरे रीजन में सबसे ज़्यादा हाई रेट्स हैं जो पाकिस्तानी कंज्यूमर्स देते हैं। पाकिस्तान में एवरेज इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट 30 रुपये फ़ी यूनिट के करीब है। ये शुरू होती है 22 रुपये फ़ी यूनिट से जो कि 50 रुपये फ़ी यूनिट तक जाती है, और एवरेज 30 से 35 यूनिट बनती है जो एक आम कंज्यूमर देता है, जो पूरे रीजन में सबसे ज़्यादा रेट है। और आपको पता है बिजली के बिल जब आते हैं गर्मियों में तो किस तरह वर्किंग क्लास की चीखें निकल जाती हैं। वो लोग जो 40-40 हज़ार रुपये कमाते हैं उनको 20-25 हज़ार रुपये के बिल आते हैं। ऐसी सूरत हाल में जो वर्किंग क्लास और लोअर मिडिल क्लास है वो पिस कर रह गई है, वो फाकों और ख़ुदकुशियों पर मजबूर हो चुके हैं। इसके अलावा सैलरीड क्लास पर टैक्सेस की बात करें तो ये हम हर बजट में डिस्कस करते हैं कि पिछले कई सालों से ये ट्रेंड है कि सैलरीड क्लास की जेबों से पैसा बार बार निकाला जा रहा है। यानी जो ऑलरेडी टैक्स देते हैं, जो टैक्स फाइल भी कराते हैं, उन पर टैक्स की रेशियो बढ़ती रहती है। ये तो इस बजट में थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन एक ट्रेंड अगर हम देखें तो सिर्फ सैलरीड क्लास को टारगेट किया जाता है। और इस वक्त पाकिस्तान की सैलरीड क्लास की बात करें तो 1% से ये टैक्स स्लैब शुरू होती है, उसके बाद 10%, 20%, 30% और 35% तक पाकिस्तान की ये टैक्स स्लैब है। यानी एक बंदा अगर अपनी काबिलियत की बेस पर ऊपर आया है, उसके पास कोई अच्छी डिग्री है, अच्छी उसकी एक्सपर्टीज़ है IT में या किसी भी डिज़ाइन वगैरह की फील्ड में, कोई क्रिएटिव फील्ड में, और वो 5-6 लाख कमा रहा है, उसमें से 1.5 लाख वो हुकूमत को देगा। ये पाकिस्तान का जो नया टैक्स रिजीम है जो पिछले कई सालों से आया है उसके तहत अब ये एक नई रेशो सामने आई है। यानी पेट्रोलियम लेवी वो 90 रुपये देता है, एक्सट्रीम हाई इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पे करता है, फिर अपना इनकम टैक्स देता है जो कि एवरेज 20 से 30% है, उसके बाद प्रोविंशियल टैक्स भी है, फिर चीज़ों पर GST है 18% तक, जनरल सेल्स टैक्स जो आप ग्रोसरी वगैरह करते हैं, और विद होल्डिंग टैक्सेस की तादाद अलहदा है। आप अपने मोबाइल फ़ोन में जो बैलेंस भरवाते हैं जो कम्युनिकेशन करने के लिए, उसके टैक्सेस और FEDs अलहदा हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के कॉरपोरेट सेक्टर की बात करें जो बड़े अच्छे तरीके से ईमानदारी से अपना काम करता है, जो टैक्स नेट में है, जो अपने आप को रजिस्टर्ड करवाता है, उन पर टैक्सेस की शरह 30% तक पहुंच चुकी है। और उसमें भी हुकूमत ने एक स्लैब रखी है कि मतलब एक अगर बड़ी अमाउंट आप कमाते हो तो उसके भी 15% तक डिविडेंड्स आपको हमें देने होंगे, वापस देने होंगे। यानी अगर आप ज़्यादा कमा लेते हो तो 15% फिर हमें वापस करो।
तो यहाँ भी एक्सपर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में जो इस वक्त बड़े बड़े ग्रुप्स बैठे हैं जिन्होंने एक अरसा काम करके पाकिस्तान में अपना नाम बनाया है, वो इसी बात को रो रहे हैं कि इतने ज़्यादा टैक्सेस जब आप बिजनेस पर लगाते हो तो कौन सा मुल्क आएगा, कौन सा इन्वेस्टर आएगा यहाँ पर इन्वेस्ट करने। थोड़े दिन पहले मैं शब्बर जैदी और मिफ्ता इस्माइल को सुन रहा था और उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि इन्वेस्टमेंट इस तरह नहीं आती कि आप बार बार सऊदी अरब के दौरे करो, बार बार MBS से रिक्वेस्ट करो कि 2 बिलियन दो, फिर आप चाइना चले जाओ या फिर आप दोस्त ममालिक की तरफ देखो कि वो आपकी मदद करेंगे, तुर्की कोई इन्वेस्टर्स की कोई जादू ले आएगा। ऐसा नहीं होता। आपने अपने मुल्क में एक फ़िज़ा कायम करनी होती है, बिज़नेस एनवायरनमेंट के हवाले से एक फ्रेंडली माहौल कायम करना होता है जिसके तहत बिजनेसेस आते हैं और पैसा लगाते हैं। आप किसी को खींच कर नहीं ला सकते। इन्वेस्टर खुद माहौल देखता है। इन्वेस्टर देखता है कि इस मुल्क में कैसा पॉलिटिकल माहौल है, कितनी अनसर्टेनिटी है, सिक्योरिटी एनवायरनमेंट कैसा है और यहाँ पर लीगल फ्रेमवर्क क्या है। पाकिस्तान के लीगल फ्रेमवर्क की बात करें तो IMF की रिपोर्ट के मुताबिक, जिसको हम आगे डिटेल में देखेंगे, उनके मुताबिक पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी बुरी हो चुकी है कि इन्वेस्टर डरता है पाकिस्तान में पैसा इन्वेस्ट करने से कि अगर उसके साथ कोई हाथ हो जाता है तो वो कहाँ पर जाएगा, किस अदालत में जाएगा। पाकिस्तान में जिस किस्म की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की जा रही हैं उस हवाले से भी अनसर्टेनिटी बढ़ रही है और इन्वेस्टर आपसे दूर रहना चाहता है। और इन्वेस्टमेंट कभी भी हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स या हेड ऑफ द स्टेट्स नहीं लाते। हमेशा ये बिजनेस टू बिजनेस डीलिंग्स होती हैं। बिजनेसमैन होते हैं जो खुद रकम लेके आते हैं, पैसा लेकर आते हैं, डॉलर्स लेके आते हैं। लेकिन पाकिस्तानी सरकार ये समझती है कि हम जो मर्जी करें, सारा माहौल उसको सही करना नहीं, रिफॉर्म सही करनी नहीं, करप्शन पर काबू पाना नहीं है। लेकिन उनके ख्याल में मोहम्मद बिन सलमान से जब वो मिलते हैं तो शायद वो कोई जादू की छड़ी चलाएंगे और पाकिस्तान में बिलियंस ऑफ डॉलर्स की रेल पे लगा देंगे। ऐसा नहीं होता। इसके लिए आपको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करनी पड़ती हैं। मुल्क का माहौल, एनवायरनमेंट ज़रा अच्छा रखना होता है। थोड़ा सा एक ब्रीदिंग स्पेस होती है उसमें इन्वेस्टर्स के लिए और ओवरऑल पब्लिक के लिए। जब तक पब्लिक खुश नहीं होगी कोई इन्वेस्टर नहीं आएगा। यानी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली माहौल है ही नहीं और इसलिए हम पिछले 3 सालों से देख रहे हैं पाकिस्तान की जो GDP ग्रोथ रेट है वो फंसी हुई है। वो 2% से आगे बढ़ ही नहीं रही। 2023 में वो माइनस में चली गई थी और उसके बाद 1.8% और अब हुकूमत कह रही है कि 3% की ग्रोथ हम हासिल करेंगे। ये हुकूमत के नंबर्स हैं और अभी भी ये बहुत कम है। पाकिस्तान जिस तरह का बड़ा मुल्क है, जिस तरह उसके सेक्टर्स हैं, जितनी बड़ी पॉपुलेशन है, इस वक्त डबल डिजिट में होनी चाहिए पाकिस्तान की ग्रोथ। और IMF की रिपोर्ट भी यही कहती है कि पाकिस्तान में करप्शन और अनसर्टेनिटी की वजह से तकरीबन 6% तक GDP ग्रोथ खाई जा रही है। यानी इतने बड़े नंबर्स, ये कहने में छोटे से नंबर्स हैं, 3 या 6%, इसके पीछे बिलियंस ऑफ डॉलर्स होते हैं। ये 6% ग्रोथ का मतलब है बिलियंस ऑफ डॉलर्स, जो ग्रोथ हम कुर्बान कर रहे हैं करप्शन में और एलीट कैप्चर में। और ग्रोथ हमेशा तब आती है जिस मुल्क में इन्वेस्टमेंट होती है, इंडस्ट्री चल रही होती है और उसकी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकॉनमी होती है। आप अपने साथ वाले ममालिक को देख लें, वियतनाम 1970 में जंगों से तबाह हो चुका था, लेकिन इस वक्त वो 400 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट कर रहे हैं, 400 बिलियन डॉलर्स की। इस वक्त सारी दुनिया एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकॉनमी की तरफ जा रही है। बांग्लादेश अपनी मैन्युफैक्चरिंग बेहतर कर रहा है, उनकी एक्सपोर्ट 50 बिलियन डॉलर के करीब है, लेकिन पाकिस्तान की 35 बिलियन डॉलर पे फंसी हुई है। पाकिस्तान एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए भी कोई कोशिश नहीं करता क्योंकि पाकिस्तान में पूरा एक माहौल रियल एस्टेट के गेट बनाया जा रहा है कि जो रियल एस्टेट में काम कर रहा होगा सिर्फ उसको प्रेफरेंस दी जाती है, उसको प्रायोरिटी दी जाती है और बैंक्स भी देखते हैं कि कौन सा सेक्टर चल रहा है तो उसी को वो कर्जा देते हैं। वो किसी दूसरे बिजनेस को क्यों देंगे? एग्रीकल्चर का कोई किसान जाएगा, कोई बड़ा किसान भी जाएगा बैंकों से कर्जा लेने, तो उसमें बैंक हिचकिचाते हैं। वो किसको देंगे ज़्यादा कर्जा? रियल एस्टेट को। तो इसलिए आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो आपकी सर्विसेज हैं या आपकी जो इंडस्ट्री है एक्सपोर्ट वगैरह से रिलेटेड, वो कभी ग्रो नहीं करती क्योंकि पाकिस्तान में एक मखसूस तबका है जिसके कुछ मखसूस फ़वायद हैं स्पेसिफिक इंडस्ट्री को लेके, और वो है रियल एस्टेट। वो हम सबको पता है पाकिस्तान की स्टेट का एक बड़ा फेवरेट कारोबार है जिसमें वो एग्रीकल्चर को भी ख़त्म करते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, अपनी हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन कर रहे हैं सोसाइटीज़ की, जिससे पाकिस्तान में सिर्फ एक फेक किस्म की इकॉनमी को बूम किया जा रहा है जो अल्टीमेटली बर्स्ट हो जाएगा जिसका गुब्बारा। और वो किसी हद तक हम देख भी रहे हैं, जिस तरह ये महंगे सेक्टर्स में आप देख रहे हैं कि प्राइसेस बिल्कुल गिरी हुई हैं और कोई बायर नहीं नज़र आ रहा क्योंकि इन्होंने एक फेक इकॉनमी खड़ी करने की कोशिश की बाकी सेक्टर्स को मारकर, जिसका नुकसान अब इनको मिल रहा है कि कोई बायर ही नहीं है।
और लोग तेज़ी से मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। जो इन्वेस्टमेंट लोग यहाँ कर सकते थे वो यहाँ नहीं कर रहे बल्कि बाहर कर रहे हैं, क्योंकि जब आप इतने ज़्यादा टैक्सेस लगा दोगे बिज़नेस पर 30%, 35%, तो लोग फिर बाहर अपने हेड ऑफिस खोलेंगे। और अगर पाकिस्तान में वो कोई काम चलाएंगे भी तो मेन रकम वो दुबई के बैंकों में रखवाएंगे और पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता करके जितनी ऑपरेशनल कॉस्ट है उस हवाले से वो रकम मंगवाते रहेंगे, लेकिन अपने हेड ऑफिस वो दुबई में खोलेंगे जहाँ पर बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, जहाँ पर टैक्स रेशियो ज़ीरो है। तो इसीलिए ये दुबई वगैरह की इकोनॉमीज़ भी फ्लरिश करती हैं कि उनके बैंकों में पैसा आ जाता है, डॉलर्स आ जाते हैं और उनको फ़ायदा होता है। वो आगे से बैंक्स मज़ीद आगे री इन्वेस्ट कर देते हैं, तो वो इकॉनमी एक बूम में चली जाती है, जो कि पाकिस्तान की बिल्कुल ही गिरावट का शिकार है कि पाकिस्तानी बैंकों में बिजनेसेस पैसा रखवाएंगे ही नहीं। जब बिजनेस पैसा नहीं रखवाएंगे तो बैंक भी बड़ा सोच समझ के दूसरे बिजनेसेस को, छोटे बिजनेसेस को पैसा देंगे या नहीं देंगे। तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हमारा फोकस नहीं है, हमारा पीपल सेंट्रिक विजन नहीं है कि आम बिजनेसमैन, आम ताजिर को फ़ायदा हो। भारत की बात करें, वहाँ भी एक्सपोर्ट 700-750 बिलियन डॉलर्स तक पहुँच चुकी हैं। इसके अलावा ये जो छोटे छोटे मुल्क थे जो आज से 20-30 साल पहले तक बिल्कुल जहाँ कुछ भी नहीं था, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, बांग्लादेश, ये आसियान के बहुत से ममालिक, ये एशियन ममालिक, एशियाई ममालिक हमारे ही जैसे लोग थे, रिसोर्सेज इनके पास हमारे से कम थे, इनकी एक्सपोर्ट्स 400-500 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच चुकी है और पाकिस्तान अभी तक 35 बिलियन डॉलर्स पर खड़ा हुआ है। और इसलिए फिर हम IMF से कहते हैं कि हमें $1 बिलियन दे दो, $2 बिलियन दे दो, क्योंकि हमने अपनी जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है उसको किसी हद तक मेंटेन रखना है। सैलरीड तबका पिसता रहेगा, हुकूमत उनसे ही टैक्स निकालती रहेगी। वो बिजनेसेस जो रजिस्टर्ड हैं, जो अच्छे तरीके से काम करते हैं, उनसे मज़ीद टैक्स निचोड़ते रहेंगे, लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर और लैंड रिफॉर्म्स पर काम नहीं होगा। हुकूमत का एक ही मकसद नज़र आता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्शन हो, और टैक्स कलेक्शन की ग्रोथ देखें पिछले 30 सालों में तो वो 100% है, मतलब डबल होता जा रहा है आपकी टैक्स कलेक्शन, लेकिन आपकी जो ग्रोथ है वो 1%, 2% पे खड़ी है, लेकिन टैक्स कलेक्शन 100% है। यानी हर दफ़ा हम उसमें इजाफा देख रहे हैं क्योंकि हुकूमत ने डंडे के ज़ोर पे टैक्स लेना शुरू कर दिया है। लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक इतने टैक्सेस पाकिस्तान के बिजनेसमैन को मजबूर करेंगे कि वो अपना कैपिटल बाहर के मुल्कों में रखवाएं, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया। और हुकूमत खुद मानती है, पिछले दिनों खुद हुकूमती मिनिस्टर ने कहा है कि पाकिस्तान की इनफॉर्मल इकॉनमी $400 बिलियन की है, $400 बिलियन की, क्योंकि लोग फिर रास्ते ढूंढते हैं, फिर शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। जब इतने वो टैक्सेस देखेंगे तो फिर यही करेंगे, हवाला हुंडी के ज़रिए वो काम चलाएंगे या फिर बाहर के मुल्कों में पैसा रखवाएंगे इन टैक्सेस से बचने के लिए। और जितनी उनको ज़रूरत होती है वो फिर उतना थोड़ा थोड़ा मंगाते रहते हैं पाकिस्तान में, जिससे पाकिस्तान की इकॉनमी को कोई फ़ायदा नहीं होता। फ़ायदा तब होता है जब यहाँ की मार्केट में पैसा घूमे। और ये भी चूरन बेचा जाता है कि इस साल तो टैक्स कलेक्शन का टारगेट पूरा नहीं हुआ, तो फिर मिनी बजट निकाले जाते हैं और उस बहाने मज़ीद टैक्सेस थोपे जाते हैं। यानी पाकिस्तानी अवाम को टैक्स के चक्कर में फंसा के रख दिया है। 30% तक एवरेज टैक्स रेशो पहुँच चुकी है तरक्की याफ्ता ममालिक के लेवल पर, लेकिन सहूलियात सिफर हैं। और फिर इसी वजह से हम देख रहे हैं कि मैस लेवल पर पाकिस्तान में मल्टीनेशनल कंपनीज़ पाकिस्तान को खुदाफिज कह रही हैं, जिसमें हमने देखा है यामाहा, उबर, PNG, शेल, करीम, फाइज़र, टेलीनॉर, सीमेंस, टोटल, कई कंपनीज़ हैं जो पाकिस्तान को पिछले 2 सालों में खैरबाद कह के गई हैं, क्योंकि उनके मुताबिक पाकिस्तान में टैक्स रेशो बहुत हाई हो चुकी है और एक अनसर्टेनिटी के माहौल में बिज़नेस करना अब वायबल नहीं रहा। वो कहते हैं कि हमें लीगल प्रोटेक्शन भी अब उस तरह नहीं है जैसे पहले हुआ करती थी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पीक पर है और सिक्योरिटी सिचुएशन भी स्टेबल नहीं है। तो इस सूरत हाल में कौन सा इन्वेस्टर फिर आएगा? अब IMF की रिपोर्ट इस हवाले से क्या कहती है? वो कहती है कि पाकिस्तान का जो पूरा बिजनेस इकोसिस्टम है, इस पर एक एलीट कैप्चर है जो रूलिंग एलीट के साथ बड़ा गहरे तरीके से नथी है। यानी पाकिस्तान की रूलिंग एलीट हर एंगल से पाकिस्तान को लूट रही है। एक तो वो हुकूमत में आके पर्क्स इंजॉय करते हैं, जो UNDP की रिपोर्ट हमें बताती है 17 to 19 बिलियन डॉलर्स की सब्सिडीज, जो हम कई वीडियोस में बता चुके हैं, वो खाते हैं। उसके अलावा सब्सिडीज के अलावा वो बिजनेसेस भी कर रहे होते हैं और फिर हुकूमत में आकर लॉज ऐसे बनाते हैं कि उनके बिजनेसेस को फायदे हों। वेयर पब्लिक पॉलिसी इज मैनिपुलेटेड टू बेनिफिट अ नैरो सर्कल ऑफ पॉलिटिकल एंड बिजनेस एलीट्स, इस तरह का माहौल है। और फिर सोने पर सुहागा, यहाँ करप्शन भी पीक पर होती है। कई प्रोजेक्ट्स में किकबैक्स लिए जाते हैं। एक तो सारा कंट्रोल भी अपने पास है, सारे पर्क्स भी अपने पास हैं, बिजनेसेस भी अपना इनका सर्कल कर रहा होता है और फिर करप्शन भी उसी में से करनी है, पाकिस्तान के ख़जाने से।
और करप्शन की हमें कई एग्जांपल्स नज़र आती हैं, किकबैक्स की शक्ल में, फिर फॉरेन टूर्स की शक्ल में जिसमें फैमिलीज़ जा रही होती हैं बाहर। और यहाँ पाकिस्तान का हाल देख लें, आपने देखा होगा पिछले दिनों MNAs की सैलरीज़ में कितने गुना इजाफा किया गया, ब्यूरोक्रेट्स की सैलरीज़ में इजाफा किया गया, आर्मी ऑफिसर्स की तनख्वाहों में इजाफा किया गया। लेकिन दूसरी तरफ आम बंदे के लिए बिजनेस एनवायरनमेंट सुकड़ है, उसके पास ग्रोथ के बजाय सिर्फ और सिर्फ खसारा है। IMF की रिपोर्ट ये भी कहती है कि पाकिस्तान में जो हुकूमती इंस्टीट्यूशंस हैं वो करप्शन को रोकने में नाकाम रहे हैं। ऑल्दो उन्होंने 5.3 ट्रिलियन रुपीस की रिकवरीज तो की हैं, लेकिन उसमें भी बहुत से मसाइल हैं। यानी जहां 5.3 ट्रिलियन रुपीस की करप्शन रिकवरी हो रही है, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि करप्शन का लेवल क्या होगा। IMF कहता है कि हर इदारे में करप्शन कूट कूट कर भरी हुई है, हर बंदा करप्शन के पैसे खा रहा है, और ये पाकिस्तान के अवाम का पैसा है, पाकिस्तान की सरकार का पैसा है जो यहाँ पर खाया जा रहा है। A system marked by dysfunctional institutions that are unable to enforce the rule of law or safeguard public resources। ये लोग रूल ऑफ लॉ की पासदारी करने में नाकाम हो चुके हैं और पब्लिक रिसोर्सेज को बचाने में भी नाकाम हो चुके हैं, जिसकी वजह से IMF के मुताबिक पब्लिक ट्रस्ट तेजी से इरोड हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की फिस्कल स्टेबिलिटी अंडरमाइन हो रही है। और IMF पाकिस्तानी सरकार को ये कह रही है कि ये एलीट प्रिविलेज का जो स्ट्रक्चर है, जब तक इसको डिसमेंटल नहीं किया जाएगा पाकिस्तान में बेहतरी नहीं आ सकती। लेकिन एलीट प्रिविलेज पाकिस्तान में इतना पावरफुल स्ट्रक्चर, इतना पावरफुल इकोसिस्टम बन चुका है जिसको तोड़ना बड़ा मुश्किल नज़र आता है। ये ऐसे माफियाज हैं जो हुकूमत और हुकूमती इदारों में मौजूद हैं और सिस्टमेटिक तरीके से पाकिस्तान के रिसोर्सेज को खाली कर रहे हैं, अपनी जेबों में भर रहे हैं और अपने बड़े बड़े शानदार घर बना रहे हैं बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ में। एक तरफ आपकी 45% आबादी सतह गुर्बत से नीचे जा चुकी है और एक तरफ इनके प्रिविलेजेस हैं जो ख़त्म ही नहीं होते। इनको आलीशान बंगले मिलते हैं हुकूमत की तरफ से, इनको फ्री पेट्रोल मिलता है, इनको फ्री बिजली मिलती है और इनको फॉरेन टूर्स भी मिल जाते हैं और फिर ये अल्हम्दुलिल्लाह के स्टेटसेस लगाते हैं। और IMF की रिपोर्ट ये क्लियरली कहती है कि इस तबाही के असल जिम्मेदार वो लोग हैं जो स्टेट के साथ एफिलिएटेड हैं। यानी ये वो लोग नहीं हैं जिनको स्टेट पकड़ना चाहती है, ये खुद स्टेट के दोस्त हैं या स्टेट का हिस्सा हैं। और साथ ही रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान की इकॉनमी का वॉल्यूम, टोटल GDP जो 350 बिलियन डॉलर्स पर खड़ा हुआ है कई सालों से, ये सिग्निफिकेंटली बढ़ सकता है। यानी जैसे मैंने पहले कहा कि 6 to 7% तक ग्रोथ की गुंजाइश है, जिसका मतलब है बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो कि पाकिस्तान की इकॉनमी में ऐड होने के बजाय सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं और इनके जेबों में जा रहे हैं। और ख़ुद हुकूमत के ये लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान की अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी 400 बिलियन डॉलर से ज़ायद है। यानी आज पाकिस्तान की इकॉनमी 1 ट्रिलियन डॉलर से ज़ायद हो सकती थी अगर ये 2 नंबरियाँ ना होती। और साथ ही यहाँ पर एक्सपर्ट्स का ये ख्याल है कि करप्ट इंडिविजुअल्स को अगर सज़ाएं दी जाएँ, अगर अकाउंटेबिलिटी हो तो कुछ बेहतरी आ सकती है। लेकिन उन्हें पता है कि यहाँ पर कोई ऐसा सिस्टम नहीं है और ये ग्रुप्स और इनके वेस्टेड इंटरेस्ट अवामी रिसोर्सेज को लूटने में फ्री नज़र आते हैं, यानी बगैर किसी दबाव के करप्शन करते हैं। उनके मुताबिक पाकिस्तान का जो स्टेट अपरेटस है वो एक डिज़ाइन के तहत पाकिस्तानी रिसोर्सेज को इन इंडिविजुअल्स के हवाले करता रहता है। Pakistani state apparatus is frequently used to enrich specific groups at the expense of the broader public। यानी एक बहुत बड़ी तादाद में लोगों का हक मारा जा रहा है चंद तबकात को खुश करने के लिए, उनको अमीर करने के लिए, अमीर से अमीर तर बनाने के लिए। ये एलीट प्रिविलेज सब्सिडीज इंजॉय करता है, टैक्स रिलीफ और लुक्रेटिव स्टेट कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी बहुत से रियासती प्रोजेक्ट्स के मुआहदे भी इन्हीं ग्रुप्स को दिए जाते हैं जो कि हर साल पाकिस्तान की इकॉनमी से बिलियंस ऑफ डॉलर्स ड्रेन करते हैं और फिर सोने पर सुहागा उस पर टैक्स भी नहीं देते, टैक्स इवेजन भी होती है। यानी 360 एंगल पर पाकिस्तानी रिसोर्सेज को लूटा जा रहा है पाकिस्तान की सरकार की मदद से। और इसलिए फिर हम देखते हैं एक्सपर्ट्स के मुताबिक कि SIFC जैसे जो इनिशिएटिव्स हैं ये भी कामयाब नहीं होते, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि इन्वेस्टर माहौल देखकर आता है, रिक्वेस्ट पर नहीं आता। और अफसोस की बात, सैलरीड क्लास और छोटे बिजनेसेस से तो ये टैक्स निकाल लेते हैं। IMF की ये डायग्नोस्टिक रिपोर्ट कहती है कि रियल एस्टेट सेक्टर और दूसरे इन्फ्लुएंशियल सेक्टर्स, पावरफुल सेक्टर्स को जितनी कंसेशंस और टैक्स एग्जेम्पशंस दी गई हैं, ये पाकिस्तान के GDP को 4.61% तक मुतासिर कर रहा है।
ये बात अगर कोई बंदा सही तरह समझ जाए तो उसका दिल करे कि मैं अपना सर दीवार पर मार लूँ। 4.61% ऑफ द पाकिस्तानी जीडीपी, ये बिलियंस ऑफ रुपीस बनते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स बनते हैं, जो कि हम इनको सिर्फ सब्सिडीज और टैक्स एग्जेम्पशन की सूरत में अनायत कर देते हैं और आपका 4.61% तक का जीडीपी कुर्बान हो जाता है, आपकी इकोनॉमी को कुर्बान कर दिया जाता है। फिर हम कैसे मान लें कि पाकिस्तान पर हुकूमत करने वाले लोग मुहब्बे वतन हैं और जो इन कमज़ोरियों की निशानदही कर रहा है, जो पब्लिक के लिए आवाज़ उठा रहा है, वो गद्दार है। IMF कहता है कि SIFC में जो आपने लीगल इम्यूनिटीज़ दी हुई हैं और वहाँ पर जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स को कम करने की कोशिश की है, रेड टेप्स को हटाने की बात की है, वो भी कामयाब नहीं हो रही इन्हीं स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स की वजह से। और आप अगर सिर्फ एक इनिशिएटिव को लीगल इम्यूनिटी दे देते हो कि यार आपके तहत इन्वेस्टमेंट आएगी और कोई मसला नहीं होगा, तो पाकिस्तान के जो दूसरे बिजनेस लाने वाले सेक्टर्स हैं वो मुतासिर होते हैं। यानी जो आपका एक कन्वेंशनल तरीका था बिजनेस लाने का, आप उसको डिस्करेज कर रहे हो और एक नया तरीका इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, और फ़ायदा उससे भी नहीं हो रहा क्योंकि इससे आप जो ट्रेडिशनल बिजनेस एनवायरनमेंट है उसको किसी हद तक मुतासिर कर रहे हो। और मसले का हल भी ट्रेडिशनल है, इसमें कोई आपको रॉकेट साइंस लड़ाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको इफेक्टिव गवर्नेंस और करप्शन कम करने की ज़रूरत है और मुल्क में बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट को लाने की ज़रूरत है। तब इन्वेस्टर आएगा। जब मुल्क में एक घुटन का माहौल होगा और लीगल फ्रेमवर्क्स पर सवाल उठाए जाएंगे तो वैसे ही इन्वेस्टर भाग जाता है। तो फिर आप जो मर्जी एंटिटी बना लें वो इन्वेस्टमेंट सिक्योर नहीं कर सकती। पैसा हमेशा ट्रेडिशनल तरीकों से मुल्क में आता है और ट्रेडिशनल तरीका क्या है कि आप मुल्क की सिक्योरिटी पर काम करें और मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाएं और मुल्क के इदारों को काम करने दें। लेकिन यहाँ पर सरकार ये समझती है कि सारी चीज़ें खुद कंट्रोल करके शायद हम सब कुछ कंट्रोल कर लेंगे, जो क्लियरली नहीं हो पा रहा। ये हम सब के सामने है कि हर तरफ एहतजाज, दहशतगर्दी, बदअमनी, रूल ऑफ लॉ का ना होना, ये हमें क्लियरली नज़र आता है और इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट भी नहीं आती। तो क्लियरली हुकूमत की जो पॉलिसी है वो फेल हो रही है। यहाँ पर हुकूमत को यहाँ पर पुरानी अप्रोच अपनाने की ज़रूरत है और पुरानी अप्रोच कोई पुरानी नहीं, मतलब वही एक स्टैंडर्ड तरीका होता है जिसको आपने लागू करना होता है, इम्प्लीमेंट करना होता है, जो हुकूमत का काम होता है। हुकूमत का काम ये नहीं होता कि वो लोगों को पकड़ कर बाहर से लाए कि आप इन्वेस्टमेंट करें। हुकूमत ने एक एनवायरनमेंट बनाना होता है। जब तक आप वो एनवायरनमेंट नहीं बनाएंगे, पैसा नहीं आएगा इस मुल्क में, इन्वेस्टर नहीं आएगा। ये एक सिंपल सी चीज़ है जो हुकूमत समझ नहीं पा रही है। हुकूमत समझती है कि पूरे मुल्क में अगर आग लगी हुई है तो हमारा एक इदारा शायद कोई चमत्कार कर सकता है और किसी एक टनल के ज़रिए पैसा ला सकता है। ये टनल विजन है हुकूमत का। पैसे को चारों अतराफ से पाकिस्तान में एंटर होना होगा, ना कि सिर्फ एक दरवाजे से। और इससे हम खुद दुनिया को पैगाम देते हैं कि पाकिस्तान के सारे इदारे डिसफंक्शनल हैं, आप इस इदारे के थ्रू आकर बात करें। ये जो हमने स्पेशल एक इदारा बनाया है इन्वेस्टमेंट का, इससे बात करें तब पैसा आएगा। तो वो फॉरेन इन्वेस्टर जब मुल्क के हालात देखता है वो वहाँ पर ही डर जाता है कि यार कुछ ना कुछ तो गलत है जो इन्होंने इस तरह के रास्ते निकाले हुए हैं। फिर जब वो मज़ीद एनालाइज करता है आपकी कंट्री की आउटलुक को तो उसको सारी स्टोरी समझ लग जाती है। मीडिया आजकल ओपन है, इंटरनेट के ज़रिए वो सारी रिपोर्ट्स पढ़ लेता है कि आपके मुल्क में हो क्या रहा है बेसिकली। और इसलिए हम देख रहे हैं कि पैसा आने के बजाय पैसा बाहर जा रहा है। कंपनीज बड़ी तादाद में पाकिस्तान को टाटा बाय बाय कह रही हैं। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए IMF की ये डायग्नोस्टिक रिपोर्ट और दूसरी जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं वर्ल्ड बैंक की या UNDP की, जो पाकिस्तानी रियासत को वार्न कर रही हैं कि वेक अप बिफोर इट्स टू लेट, क्या इनके कान पर कोई जू रेंगेगी या ये अपने मज़े में इसी तरह चूर रहेंगे, एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते रहेंगे, पाकिस्तान के रिसोर्सेज पर काबिज होते रहेंगे और आवाम को ठेंगा मिलेगा, या कुछ बेहतरी की उम्मीद है? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से और पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।